नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। भाई जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी HSC CET की तैयारी कर ही रहे हैं और भाई उसी को देखते हुए ये आज आपकी फिर से एक प्रैक्टिस सेट में लेकर आए हूँ। ये सेट नंबर 5 है आपका। 4 क्लास से पहले अपलोड हो चुकी हैं, आप उनको भी देखिए। उनके क्वेश्चंस जो पेपर में आ चुके क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस हैं। आज ये मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वही उठाए हैं, पहले से ही जो पेपर में आ चुके हैं वही सवाल हैं सारे। चलिए इनको करते हैं, करने की कोशिश करते हैं इनको। कीजिए भाई, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये आज जहाँ मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ वहीं पर ही आज एक टेस्ट हुआ था, उसके टेस्ट में ये हमने क्वेश्चंस डाले हुए थे। ये सभी वो के वो क्वेश्चंस हैं। एक बार आप भी कीजिए इनको। देखिए भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है, इसके अंकों को आपस में बदलने से मूल संख्या और नई संख्या जो बनेगी उसके अंकों का जो योग, जो संख्या का योग होगा वो 110 हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम इसमें, अगर मैं पहली संख्या 56 लूँ और 56 लिखकर इसके अंक बदलूँ, अंक बदलने का मतलब है इकाई और दहाई के अंकों को आपस में चेंज करना, और फिर इसको जोड़कर देखूँ तो देखना दिखाई 110 आता है, क्योंकि योग मुझे 110 चाहिए। 6 5 11, 6 5 11 और एक 12, नहीं ये तो नहीं आएगा भाई, ये 121 आता है, मतलब हम ऑप्शन नंबर ए नहीं ले सकते। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ऑप्शन नंबर 2 क्या है अपने पास, 73, और 73 के अंकों को आपस में बदलिए तो यह आ जाएगा 37। इसको ऐड कीजिए, 7 3 10, एक कैरी, 7 3 10 और एक 11, हाँ ये बिल्कुल सही है। 110 योग बनता है, लेकिन एक दूसरी कंडीशन और है, वो और देखिए। वो कह रहा है कि जबकि संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक से कम हो, ये इकाई का अंक है और ये इसके दहाई का अंक है, देखो बिल्कुल कम है, इकाई का अंक कम है दहाई के अंक से, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कीजिए, इस क्वेश्चन कीजिए। चलिए करते हैं भाई। देख, कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए भाई, दो अंकों की संख्या हम बनाते कैसे हैं। देखिए, जब भी दो अंकों कोई भी एक संख्या लिखी, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 34, तो ये कैसे बननी होगी भाई, ये जो अंक है इस अंक को 10 से गुना किया होगा, और जो अगला अंक है 4, इसमें इस अंक को 1 से गुना करके जोड़ दिया होगा, क्योंकि इकाई का अंक है। तो ऐसे करें, 10 तिया 30 और 30 और 4 34, तो ये 34 संख्या से बनी होगी। उसी प्रकार ये दो अंकों की एक संख्या बनाई गई होगी, और ये बनाई गई होगी ऐसे ही। ये संख्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 10x + y, और इक्वल में ये क्या कहता है कि ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या मैंने बनाई है 10x + y, ये संख्या अंकों के योग के 4 गुना के बराबर है। इस संख्या के अंकों का योग किया जाए, यानी कि x + y किया जाए, x + y, और इसका 4 गुना किया जाए तो ये बराबर हो जाती है। अब यहाँ से देखें तो इसको करें आगे, 10x + y बराबर 4 को अंदर मल्टीपल करूँगा पूरे से,
तो यह आ जाएगा 4x प्लस 4y। एक्स एक्स एक तरफ कर लेंगे बगैर और वाई के एक तरफ, एक्स को इधर ले आऊँगा और वाई के इधर ले आऊँगा। तो 4x जब इधर आएगा तो बेटा ये बन जाएगा 6x और इक्वल वाई जब इधर जाएगा तो माइनस होके जाएगा, तो 4 में से एक वाई घटेगा तो कितना बचेगा 3y। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। मैं कह सकता हूँ कि y जो आएगा ये 2x के बराबर होगा। y जो भी होगा ये 2x के बराबर होगा। इसको हम थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं साइड में। अब दूसरी कंडीशन देखिए। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि यही जो संख्या है, यही संख्या कौन सी, ये वाली 10x और प्लस वाई, यही जो संख्या है, यही संख्या इस संख्या के 3 गुना के गुणनफल के 3 गुना, इसी संख्या का गुणनफल करो, अंकों का गुणनफल, तो x गुणा वाई करेंगे और इसी के 3 गुने के बराबर है। अब यहाँ देखा जाए तो मैं y की जगह ये सारी y की वैल्यू कितनी आ रही है 2x, ये पुट कर सकता हूँ। y की जगह मैंने 2x पुट करूँगा तो यहाँ लिखूँगा 10x प्लस 2y, 2x सॉरी, यहाँ आ जाएगा आपका 2x और बराबर, इसको जब मल्टीपल करेंगे तो x तो है ही भाई, और y की जगह कितना लिख लेंगे 2x और गुणा में मेरा कितना है 3। अब यहाँ करें तो ये बन जाएगा कितना 12, 12x बराबर, इधर मल्टीपल करें 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर। भाई x से x में मल्टीपल होगा, क्या मैं इस x से ये स्क्वायर वाला x हटा सकता हूँ? तो यहाँ से आपको पता लगा कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, x की वैल्यू आ रही है 12, x की वैल्यू आ रही है 2, यानी कि x आया 2। और x की वैल्यू को अगर मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करूँ, इस वाली में, तो यहाँ से y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी आपको 2 गुणा 2 मल्टीपल कितना हो जाएगा 4। अब जब मैं ये संख्या बनाऊँगा तो संख्या मैंने कितनी मान रखी थी शुरुआत में 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई, और यहाँ पर जब x और y की वैल्यू हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 2, 2 को यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 20 और y की वैल्यू आ रही है 4। टोटली संख्या कितनी बन जाएगी मेरी 24। टोटल संख्या बन गई मेरे पास 24। अभी पूछ क्या रहा था, दशम संख्या यानी कि दहाई का अंक और प्रथम संख्या के बीच का अंतर बताओ, यानी कि 2 में से 4 घटा के बताओ। तो 2 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा -2। ये इस सवाल का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल को ध्यान से देखना है, अच्छे से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कीजिए, इस क्वेश्चन कीजिए। चलिए देख करते हैं। कह रहा है किसी संख्या को 4 और 7, 4 7 से उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब होता है भाई लगातार, उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार। यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ लिखूँ आपका भाजक, फिर लिखें अपना भाज्य, और फिर लिखें अपना रिमाइंडर। इस सवाल को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है बेटा ये, अगर भाजक 4 है तो रिमाइंडर आता है 2, अगर भाजक 7 है तो रिमाइंडर आएगा मेरा 1। ये सवाल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, 7 को मैं कितने से भाग करूँ कि मेरा रिमाइंडर 1 आ जाए? तो यहाँ पर भाई, यहाँ गुणा होने के बाद 1 आना चाहिए, है नहीं। 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, और 7 में जब ये वाला 1 जोड़ देंगे तो भाज्य कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। भाई यही तो होगा, 8 को जब मैं 7 से भाग करूँगा तो 7 एकम 7,
तो शेषफल कितना बचेगा, एक। अब भाज्य भी जहाँ पर भाग जो भागफल आता है वो भी एक आता है, ये वाला एक, और जो शेषफल आता है वो ये आ गया एक। बिल्कुल सही है यहाँ तक तो। अब इसके बाद इसको भी ऐसे ही करना है, यहाँ पर गुणा और गुणा करके यहाँ पर ऐड। सात चार चौके चार अट्ठे 32 और 32 में दो जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 34। अब वो संख्या बन चुकी है 34। या 34 को कितने से भाग करना था, इस 34 को आप भाग दीजिए 34 को भाग दीजिए देना था 28 से, और 34 को जब 28 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा अपना 6। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी ये इस सवाल का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए भाई कह रहा है कि 3 से गुणा करके, 3 से गुणा होने के बाद 100 और 200 के बीच सभी जो प्राकृत नंबर आएंगे, जो नेचुरल नंबर आएंगे, उनका जोड़ क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए भाई 3 से गुणा 100 से 100 के बाद वो पहली संख्या कौन सी होगी जो 3 से गुणा 3 से पूरी पूरी भाग हो जाए, यानी कि 3 से उसे गुणा कर रखा हो, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, पहली 102। फिर इसके बाद संख्या आएगी अपनी 105, और ऐसे करते करते जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 200 तो पूरा पूरा 3 से भाग नहीं होगा, तो कौन सी संख्या आएगी 198। ये अपने पास एक सीरीज आ गई। इस सीरीज को आपको जोड़ना है और जोड़कर ये बताना है कि ये जोड़ कितना होगा। ऐसे नंबर आपको पता है जब कॉमन डिफरेंस बराबर होते हैं, ये भाई 102 105, अगला नंबर कितना आएगा 108, फिर 111, ऐसे करते ये नंबर चलते चले जाएंगे। तो कॉमन डिफरेंस जो इसका आ रहा है वो अपना कितना आ रहा है 3। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है इसका 3। भाई 105 में से 102 को कम करेंगे तो 3 आएगा। अगला नंबर 108 आना है, 108 में से 105 को कम करेंगे तो 3 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा इसका 3। अब यहाँ से मुझे ये पता होना चाहिए कि इस सीरीज के अंदर, इस पूरी सीरीज के अंदर टोटल नंबर कितने हैं, टोटल टर्म कितनी है, मतलब टोटल पद कितने, कुल पद हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं टोटल टर्म। तो टोटल टर्म निकालने का एक तरीका होता है, वो हम करेंगे। टोटल टर्म निकाले जाएंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है 102 बटे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, और प्लस करेंगे 1। अब 198 में से 102 घटाएंगे कितना बच जाएगा 96, और बटे कितना आएगा 3 और प्लस 1। इसको काट लेंगे, ये 32 पे कटेगा, 32 3 96, और 32 और 1 जुड़कर कितने हो गए 33। यानी कि इस सीरीज के अंदर, इस पूरी सीरीज के अंदर 33 टर्म आनी है। अब जब हम इसका एस एन वाला फॉर्मूले का यूज़ करके जब हम इसका योग निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, एस एन क्या होता है वो, एस एन यानी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी होता है कॉमन डिफरेंस जो अपने पास 3 आ रहा है। ए होता है किसी भी सीरीज जो एपी की सीरीज या जीपी की सीरीज उसका फर्स्ट नंबर। एन होता है नंबर ऑफ टर्म इन दैट सीरीज। अब यहाँ करें तो 2a n/2 इसके बाहर आएगा भाई n/2। तो n/2 करें, n की वैल्यू 33 है, 33/2 33/2 इंटू 2a की वैल्यू 102 है, फिर प्लस n कितना है मेरा 33, 33 में से 1 घटाएंगे कितना बच जाएगा 32,
और गुणा डी। डी की वैल्यू कितनी है अपने पास 3। अब यहाँ देखें, देखो इसमें से भी 2 कॉमन आएगा और इसमें से भी 2 कॉमन आएगा, तो हम 2 को यहीं काटते हैं, 2 से ये 2 काट दूंगा और इस 2 को जब इस 32 पे काटूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 16। अब यहाँ बच गया 33 और अंदर 102 और 16 दिए 48। 48 और 102 जोड़ेंगे, सॉरी ये गुणा होगा, 148 और 2 सॉरी 48 और 102 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 150। और जब इनका हम गुणा करेंगे तो गुणा देखा जाएगा, 50 दिए 15 दिए 45, 45 का 5 4 कैरी, 15 दिए 45 और 4 49, कितना आ गया 4950। ऑप्शन नंबर बी ये इस सवाल का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कीजिए इसे कीजिए। देखिए करते हैं, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है और उनका एचसीएफ 8 है, तो एलसीएम बताओ। जब भी ऐसे सवाल आते हैं आपको पता होना चाहिए कि जब गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो इन दोनों का गुणनफल जो होगा वो इसके एलसीएम और जो एचसीएफ आएगा उसके ही गुणनफल के बराबर होगा। अब यहाँ देखें, तो पहली टर्म और दूसरी टर्म का जो मल्टीपल दो संख्या का गुणनफल दे रखा है, दे रखा है 1280। एलसीएम कितना है इसमें निकालना पड़ेगा। एचसीएफ दे रखा है कितना मेरा 8, एलसीएम निकालना है। यहाँ एलसीएम ये 8 इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। अब कैंसिल आउट करें तो 16 अट्ठे 128 होता है, 1 0 पीछे लग जाएगा। एलसीएम कितना बच जाएगा 160। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सा सवाल था, इसको ध्यान रखना है, इस वाले तरीके को याद रखना है। यानी कि दो टर्मों का जब भी गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, उन्हीं के दोनों संख्याओं के एलसीएम और उससे उसके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कीजिए इसे कीजिए। देखिए भाई करते हैं, कह रहे कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 12 15 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता हो। ऐसे सवालों के लिए हम क्या करते हैं, जो ये आपको संख्याएं दी हुई होती हैं 12 15 20 और 54, आप इन संख्याओं का एलसीएम निकालिए। जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग होगा। जैसे भाई मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे 12 और 16 का एलसीएम लेना है, तो 12 और 16 का एलसीएम आपको पता है 48 आएगा। अब ये 48 जो आएगा वो 12 से भी पूरा पूरा भाग होगा और 16 से भी पूरा पूरा भाग होगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार यदि मैं इन सभी संख्याओं का एलसीएम ले लूँ तो जो एलसीएम आएगा वो इन संख्याओं से तो पूरा पूरा भाग होगा, और उस एलसीएम में अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो मेरा जो ये संख्याएं आएंगी वो आ जाएंगी और शेषफल कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो या तो आप इसको ऐसे कीजिए, इन सभी संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए जब एग्जाम में इस सवाल के लिए अप्रोच लगाएंगे तो हम कैसे करें,
सबसे पहले जो ये 456 दे रखा है ये वो संख्या है। इस संख्या में 4 जुड़ कर आया होगा तो इसमें से 4 घटा दीजिए। 4 घटाओगे कितना मिलेगा आपको? 452। अब 452 को आप पहली संख्या से भाग करके देखिए, क्या ये पूरा पूरा भाग होता है? 12 चौके 12 तेज 36, 3 पे जाएगा, पीछे कितना बन जाएगा? ये 5 और 9, पूरा पूरा भाग नहीं होगा। ये नहीं होगा तो ये संख्या नहीं हो सकती। मैं आपको आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इसमें संख्या 544 को उठा के देखिए और 544 में से 4 कम कर दीजिए तो यहाँ कितना आएगा? 540। अब 540 को आप भाग करके देखिए। 540 12 से पूरा पूरा भाग होता है? भाग होता है क्या? देखो, 12 12 चौके 48, पीछे कितने बजाएगा? 6 और 12 पंजे 60, बिल्कुल पूरा पूरा भाग होता है। क्या ये यही संख्या 15 से भी पूरी पूरी भाग होती है? ये भी करके देखो। अगर 15 से भाग होती है तो 15 3 45, पीछे बच जाएगा 9 और 15 छः 90, बिल्कुल सही है, 15 से भाग होती है। अगली संख्या देखो, अगली संख्या कौन सी है? 20। ये तो पूरा पूरा वैसे ही भाग हो रहा है, 0 से 0 कट रहा है और 2 को इस प्रकार देंगे कितना है? 27, सही है। और इसके बाद इसी संख्या को जब 540 को ही मैं 54 से भाग करके देखूंगा तो 54 से ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 10, बिल्कुल सही। तो अभी आप कह सकते हो कि ये संख्या 544 है। ये संख्या 544 ही होगी जिसे हम 12 से, 15 से, 20 और 54 इन चारों संख्याओं से भाग करेंगे तो शेष फल हमारा हर हालत में कितना बचेगा? हर कंडीशन में शेष फल मेरा कितना आएगा? 4। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। आपको आप करो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इन सभी संख्याओं का एलसीएम लीजिए। इन सभी संख्याओं का एलसीएम लीजिए। आपको एलसीएम लोगे तो आपको एलसीएम मिलेगा इसका 540। एलसीएम मिलेगा 540 और 540 में वो कह रहा है कि 4 शेष बचता है तो इसी में 4 जोड़ दो। जब 4 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 544, यानी कि वो संख्या कौन सी आएगी? 544। इसमें अगर ऐसे करोगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, नहीं वरना अगर आप ऑप्शन से करना चाहो तो जो भी ऑप्शन उठाओ उसमें से वो शेष फल को कम करके भाग करके देख लेना। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए और करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए करते हैं, कहता है कि छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी अधिकतम की बात आती है आपको ध्यान रखना हो अधिकतम और बराबर बराबर भागों में संख्या को बांटना हो, किसी भी आर्टिकल को या किसी वस्तुओं को बराबर बराबर भागों में बांटना हो तो आप, और अधिकतम की बात करें तो ऐसी कंडीशन में आप इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ तो इसको 9 से 10 से भाग देंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, एक पर जाएगा तो गिना जाएगा 910। यहाँ से एक में से 0 घटेगा, एक बचेगा और यहाँ बच जाएगा 9 91। अब इसको फिर से हम भाग करेंगे 910 से, इस वाली से, तो ये 10 पे चला जाएगा पूरा पूरा भाग, कितना आ जाएगा? 910, रिमाइंडर आ गया 0। तो एचसीएफ कितना आ गया? 91, यानी कि इस सवाल का आंसर भी कितना होगा? 91। बस इस सवाल में आपको इतना ही करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कीजिए, इसे कीजिए। चलिए देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, एलसीएम और उसका एचसीएफ, इनका गुणनफल 24 आता है और वो दोनों संख्याओं हैं, उनका जब अंतर करें तो अंतर 2 आता है। अंतर यानी कि a माइनस बी है, वो मेरा 2 आता है। ये आपका सवाल है। वो संख्याएं बताओ, तो आपको संख्याओं के ऑप्शन दे रखे हैं।
ये ऑप्शन को देखिए, पहला ऑप्शन देखिए 10 और 8, अंतर तो 2 आता है, बिल्कुल सही है, सभी के अंतर 2 2 हैं, बिल्कुल बात सही है। लेकिन 10 और 8 का जब हम एलसीएम करते हैं तो 10 और 8 का एलसीएम आएगा कितना, 40। भाई 10 और 8 का एलसीएम करोगे तो कितना आएगा, 5। यहाँ कितना आएगा, 4, और 5 चौके 20, और 20 को जब 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 40। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा ही जब 24 आ रहा है और एलसीएम मेरा 40 हुआ, तो ये सवाल तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो मेरा नहीं आ सकता। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 6 और 4। 6 और 4 का अंतर कितना करें तो 2 आता है, बिल्कुल सही बात है। और 6 और 4 का जब एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम देखना इसका कितना आता है, 2 से भाग कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, और जब इसको वापस से करेंगे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी कि एलसीएम तो इसका 12 आ रहा है, एलसीएम तो आ गया 12। और जब इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ करेंगे तो 6 और 4 का जब एचसीएफ किया जाएगा तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करूँगा, 4 एकम 4, पीछे बच जाएगा 2, और 2 को जब 4 से भाग करेंगे तो 2 दूने 4, यानी कि एलसीएम एचसीएफ कितना आ गया इसका, 2, एचसीएफ आ गया इसका 2। इन दोनों का गुणनफल करके देखो, 12 दूने 24, यानी कि मुझे चाहिए भी यही, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 6 और 4। जब आप 8 और 4 करोगे तो 8 और 4 का एलसीएम आएगा वो 16 आएगा, और एचसीएफ 4 ही आएगा, तो 16 और 4 का गुणनफल करेंगे तो 64 आएगा, 24 नहीं आएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अब, इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए करते हैं, कह रहा है कि संजीत है अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक आदमी की अगर इनकम की बात किया जाए, एक इनकम होती है, एक होती है इसकी जो खर्चा होता है यानी कि एक्सपेंडिचर, और एक होता है इसका सेविंग यानी कि जो बचाता है। संजीत नाम का आदमी है और इसने अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75% की जब फ्रैक्शन लिखी जाती है तो आपको पता है ये फ्रैक्शन 3/4 आती है, और 3/4 का मतलब ये हुआ कि अगर यह आदमी 4 रुपये कमाता तो 3 रुपये खर्चा करता, यानी कि इनकम अगर इसकी 4 होती तो एक्सपेंडिचर इसका 3 होता, तो बचाता कितना, 1 रुपये। अब अगर इसको यहाँ पर मैं 0 0 भी लगा लूँ सहूलियत के लिए, आसानी हो जाएगी, पॉइंटों में नहीं जाएंगे, तो ये 400 रुपये कमाता, 300 खर्च करता और 100 रुपये बचा लेता। अब कह रहा है कि उसकी आय 20% बढ़ गई, यानी कि 400 पर 20% बढ़ गया, तो 400 का जब 20% बढ़ाएंगे, जब कम होती है तो 100 में से घटा लेते हैं, और बढ़ती है तो 100 में जोड़कर 20% जोड़ा है तो 120 हो जाएगी। दोनों जीरो काट देंगे, 12 चौके 48, यानी कि अब उसकी आय होगी 480। फिर कह रहा है कि अगर आय बढ़ी है तो उसने अपने खर्चे भी 10% बढ़ा लिए, अपने खर्चे में भी 10% की बढ़ोतरी कर ली, यानी कि 300 पर भी 10% बढ़ा लिया। 300 का जब 10% बढ़ाएगा तो 110 करेगा, और बटे में कितना करेगा, 100, भाई प्रतिशत हटेगा, बटे 100 लगेगा, दोनों जीरो काट देंगे, 11 तिये 33, तो ये कितना आ जाएगा, 330। यानी कि 480 रुपये कमाए, 333 रुपये खर्च कर दे, तो बचाएगा कितना, 150 रुपये, 150 रुपये बचा लेगा। अब कह रहा है तो बताइए उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये आदमी 100 रुपये बचाता था पहले, अब बचाता है 150, कितने रुपए बढ़ा लिए बचत में इसने, 50%, 50 रुपये बढ़ाए, यानी कि 100 पर 50 बढ़े तो 50% ही बढ़े, कितना परसेंट बढ़ गया, 50%। ऑप्शन नंबर ए, ये इसका बिल्कुल सही और आसान सा सवाल है, ज़्यादा करेक्ट, ज़्यादा कुछ ऐसा वैसा सवाल नहीं था कि भाई घुमा फिरा के कुछ पूछ रखा था, आसान आसानी सी चीज़ें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कीजिए, इसे कीजिए। चलिए करते हैं। कह रहा है किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 8% का अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब होता है कि नुकसान होता है, कम होता है मूल्य। तो 8% कम हो गया। तो 8% की अगर फ्रैक्शन देखी जाए, 8%, तो ये कितना होता है भाई, बटे 100 लगा लेंगे। 4 4 से काटने की कोशिश करें तो 4 दूने 8 और नीचे 25। यानी कि अगर इसका मूल्य 25 होता तो हर वर्ष 2 रुपये कम हो जाते हैं। तो वर्तमान में ये रुपये कम ही हुए होंगे। तो वर्तमान की बात करें तो 25 में से पहले की बात करेंगे और वर्तमान की। पहले अगर ये मूल्य 25 रुपये होता तो अब 2 कम होकर 23 हो गया होगा। अब ये मूल्य 23 रह गया होगा। ये पहली साल की बात है। फिर कह रहा है कि 2 वर्ष तक, यानी कि अगले साल भी इसका मूल्य यही 25 रहेगा और फिर ये 2 कम होके फिर कितना बन जाएगा, ये 23। अगर यहाँ पर यूनिट वैल्यू बनाए तो 25 को 25 से गुना करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 625। भाई 2 साल का है, ये पहली साल की बात हो रही है, दूसरी साल की बात हो रही है। यहाँ पर देखा जाए 23 को 23 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 529। अब यहाँ देखें तो कह रहा है कि वर्तमान में उसका मूल्य 10,580 है और वर्तमान में अपनी यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही, 625। तो आप कह सकते हो कि इस 625 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 10,580 रुपये। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10,580 रुपये। ये कितने यूनिट की वैल्यू है, 625 यूनिट की। और आपसे पूछ क्या रहा है कि पहले उसका मूल्य कितना था, पहले यानी कि 2 वर्ष पहले, यानी कि पहले की बात कर रहा है। सॉरी, ये 625 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 529, क्योंकि पहले की वैल्यू ये, और यहाँ आ जाएगा 625। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं। अगर कटता है तो काट लो, नहीं कटता है तो भाई अपने डिजिट का सम लगा लेना। 9 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 5, नीचे आ गया 7, मल्टीपल 6 2 8 8 5 13, और 13 का डिजिटल सम 4। अब नीचे जब 7 आता है तो आप 4 से गुणा करते हो, यानी कि ये कैंसिल कर लेते हो, यहाँ ऊपर आ जाएगा 7 4। अब मल्टीपल करेंगे तो 5 के 20 और 20 के 80, और 80 का डिजिटल सम कितना आता है, 8। ऑप्शन ढूंढिए जिसका डिजिटल सम 8 मिलेगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, यही है, 5 2 7 और 1 8, यही इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। कीजिए, इसे कीजिए। यहाँ देखना भैया, 6 लीटर घोल में 4% चीनी है।
ठीक है, यहाँ लिख नहीं रखा था, इसको आप देख लेना। 4% चीनी है और फिर कह रहा है कि इसमें 1 लीटर पानी वाष्पीकरण हो गया। तो अब बताओ कि बचे घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा क्या है। चलिए इसको करते हैं। कह रहा है कि भाई टोटल मेरे पास 6 लीटर घोल है और 6 लीटर में 4% चीनी है। अब 6 का अगर 4% किया जाए तो बटे 100 करोगे। 6 चौके 24, काटो मत, और बटे आ जाएगा 100। यहाँ से मैं करूँ तो 0.24, यानी कि 6 में 0.24 तो चीनी है और जो बाकी बाकी का पीछे बच गया वो आपका पानी होगा। 0.2 और 4, और जो पीछे बच गया वो पीछे कितना बचेगा, 5.76। ये आपका इसमें क्या है, पानी। जितना 5.476 तो पानी है और 0.24 है ये आपकी चीनी है। अब कह रहा है कि इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया, यानी कि ये जो पानी था H2O जो पानी था, इसमें से आपने 1 लीटर घटा दिया। तो 1 लीटर घटाओगे तो अब यहाँ पर कितना बच जाएगा पानी। भाई पानी में से पानी घटेगा तो कितना बच जाएगा, 4.76 बच जाएगा। लेकिन चीनी को तो आपने हाथ भी नहीं लगाया, ये तो इतने कितनी रहनी चाहिए, यानी कि 0.24 पर 24 पर ही रहना चाहिए ये तो, है कि नहीं। अब ये पूछ रहा है कि चीनी की प्रतिशत मात्रा बताओ इस पूरे घोल में। अब भाई घोल तो पूरे 6 का था और 6 में से 1 लीटर पानी निकाल दिया, तो टोटल घोल अब कितने लीटर का बच गया आपके पास, 5 लीटर का। और इस 5 लीटर में से चीनी 0.24 पे है, तो 0.24% कितने पर 5 में, और गुणा करेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से। भाई प्रतिशत लगाएंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। 5 पे काट देंगे, कट जाएगा 20 पर। और जब 0.24 को जब मैं 20 से मल्टीपल करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4.8%। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, 4.8%। यहाँ ध्यान रखना की बात यह है कि अगर पानी का वाष्पीकरण हो रहा है तो आप पानी में से ही जितना वाष्पीकरण हो रहा है वही घटाएंगे। बाकी का जो एलिमेंट इसमें है वो बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा। ये पहले भी 0.24 ही था, ये आज भी चीनी इसमें 0.24 ही रहेगी। चलिए ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अब। चलिए इसे करते हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक छात्र विज्ञान या कला, कला आर्ट होता है भाई, या दोनों विषय लिए रखे हैं। भाई कोई छात्र है उसने विज्ञान भी ले रखा है, कुछ छात्र हैं उन्होंने आर्ट ले रखी है या कला ले रखी है, या कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोनों ले रखे हैं। फिर कह रहा है कि 65% छात्र हैं जिन्होंने कला और 59% छात्र हैं जिन्होंने विज्ञान ले रखा है। यदि कुल परीक्षार्थियों में परीक्षार्थी टोटल कितने थे, 1200, तो बताओ कितने परीक्षार्थियों ने दोनों विषय ले रखे हैं। यानी कि इस 65 में और 59 में ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट ले रखे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, एक तरीका होता है बेटा कि ए में अगर बी को जोड़कर सी को घटा दिया जाए तो मेरे पास जो दोनों सब्जेक्ट ले रखे हैं उन छात्रों का परसेंटेज आ जाएगा। ए की वैल्यू मेरे पास है 65, बी की वैल्यू है मेरे पास 59, और टोटल विद्यार्थी मेरे पास 100% होंगे। टोटल विद्यार्थी जितने भी होंगे परीक्षा में वो 100% ही तो होंगे। अब जब यहाँ से ऐड करें तो 9 5 14, 6 5 11 और 1 12, कितना 124%, और इसमें से कितना घटा दूंगा, 100%। मेरे पास पीछे कितने बच जाएंगे, 24%। यानी कि ये 24% ऐसे छात्र हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट ले रखे होंगे।
अब वो कह रहा है कि यदि कुल परीक्षार्थी की संख्या 1200 है, यानी कि 100% की जो वैल्यू आपके पास दे रखी है, 100% जो है वो है आपके पास 1200। भाई टोटल विद्यार्थी तो 100% ही होते हैं और उनकी वैल्यू 1200 है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, बटे में कर लेंगे 100। और पूछ रहा है कि दोनों विषय में कितने परीक्षार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय ले रखे हैं। तो दोनों विषय के परीक्षार्थी मेरे पास कितने थे, 24%। 24% की हम वैल्यू निकाल देंगे। 24% की वैल्यू निकालेंगे, गुणा कर देंगे 24, कैंसिल आउट करेंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे और मल्टीपल जब करेंगे तो मेरे पास छात्र आ जाएंगे 288। यानी कि 288 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय ले रखे होंगे। इस क्वेश्चन में अब आप जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप ये बताइए कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास आर्ट था यानी कि कला थी, और कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास साइंस था यानी कि विज्ञान था। ये दोनों सवालों के आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। कीजिए, इसे कीजिए। चलिए देख करते हैं इसे। दाल के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 350 रुपये में 7 किलोग्राम दाल अधिक खरीद पाता है। आप यही मान लीजिए कि इस आदमी के पास 350 रुपये थे, पहले भी और आज भी। ये 350 रुपये लेकर दुकान पे गया होगा और वहाँ जाकर पता लगा कि जो कमी हो रही ना, मूल्य में कम हो गई, यानी कि 30% इस दाल का मूल्य कम हो गया। तो दुकानदार ने इसे ये कहा होगा कि भाई जो आपका मूल्य कम हुआ है उसके पैसे वापस ले जाओ। लेकिन इसने क्या किया कि उस मूल्य, जितना मूल्य कम हुआ है उसका 7 किलोग्राम दाल ही खरीद लेकर आ गया। तो 350 में कितने परसेंट कम हुए, 30% कम हुए। तो 350 का 30% कम करेंगे तो कितने रुपए बनते हैं, ये बनते हैं 105 रुपये। इन 105 रुपये में उसने दाल ही खरीद ली कितनी, 7 किलो। अगर 105 में 7 किलो दाल आती है तो 1 किलो दाल कितने की आएगी, 15 किलो की। भाई 15 7 105 होता, काट लेंगे। तो दाल का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य कितना आ गया, 15 रुपये। भाई 100, ये 7 किलो 105 रुपये में तो खरीदी होगी, तो 15 रुपये में खरीदी होगी 1 किलो, तो कितना आ गया, 15 रुपये। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, इसको कीजिए। देखिए कह रहा है कि बी की आय ए से 20% अधिक है। मेरे पास आदमी है 3, एक आदमी है ए, एक आदमी है बी और एक आदमी है सी। कह रहा है कि बी की आय ए से 20% कम है, ए से कम है बी की। अगर ए 100 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 120। भाई ए से 20% अधिक कौन है, बी। तो ये कितना आ जाएगा, 120। यानी कि ए तो आ जाएगा आपका 100, तो बी आ जाएगा आपका 120। अगर यहाँ से मैं इनका अनुपात बना दूँ तो मेरे लिए और आसान हो जाएगा। आप अनुपात में बनाएंगे तो अनुपात कितना आ जाएगा, 5, 2 से और कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 6। आप इसको अनुपात में लिख लीजिए चाहिए।
आप अनुपात में लिखोगे और अच्छा लगेगा, छोटा हो जाएगा 5, और इसको लिख सकते हैं हम 6। आगे देखिए अब फिर कह रहा है कि और बी की आय सी से 10% कम है। बी है ये इससे सी से 10% कम है, यानी कि सी अगर 100 है तो बी 90 होगा। अब इसका भी अगर अनुपात बनाए तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 9 और यहाँ लिख सकते हैं 10। अब जहाँ पर जो बगल में खाली जगह आपको दिखाई दे रही है उसके बिल्कुल बगल वाली जहाँ पर ये खाली जगह है, यहाँ पर भी खाली है, इसके बिल्कुल बगल में जो है वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। इसके बिल्कुल बगल में कौन है? 6। या फिर आप ऐसा ना कर सको तो आप ऐसा कर सकते हैं इसके लिए कि यहाँ देखोगे तो बी की आय यहाँ आपको दिखाई देगी 6 और यहाँ दिखाई देगी 9, जबकि ये आदमी एक ही है। इन दोनों की आय है वो अलग अलग नहीं हो सकती, दोनों की बराबर होनी चाहिए। तो आप बराबर करने के लिए इसको तो 9 से गुना कीजिए या फिर इसको गुना कर दीजिए 3 से और इसको गुणा कर दीजिए 2 से, तो ये बराबर हो जाएंगे। लेकिन वो थोड़ा सा और वियर्ड सा मेथड है। आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पर 6 था और यहाँ था 9, इसके बिल्कुल बगल में यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा आपका 6। इसको पुट कर दीजिए। अब यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ मिलेगा 9 पंजे 45, यहाँ मिलेगा 9 छः के 54 और यहाँ मिलेगा 10 छः के 60। अब आगे पढ़िए। अब आगे कह रहा है कि ए की आय सी की आय का कितना परसेंट है, यानी कि ये जो आय है ए की ये सी का कितना परसेंट है। तो आप क्या करोगे? 45 ए की आय है, जिस सी कितनी है 60, ये कितना परसेंट है गुणा में 100। अब 15 15 से अगर काटने की कोशिश करें तो 15 तिये 45 और 15 चौके 60, 4 एकम 4 और 25 चौके 100 और 25 तिये ऊपर मल्टीपल कर देंगे, कितना परसेंट आ गया? 75%। यानी कि कितना परसेंट है इसका? 75% है। ऑप्शन नंबर सी ये इस सवाल का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कीजिए, इसे कीजिए। चलिए करते हैं। एक व्यक्ति मासिक आय का 20% बचाता है। यदि महंगाई के कारण उसका खर्चा 20% बढ़ जाए तो वह केवल 20 रुपये बचा पाता है। वही सवाल है। यहाँ इसकी इनकम लिख लेते हैं, फिर इसका एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं, फिर इसकी सेविंग। अब यहाँ देखा जाए तो कह रहा है कि एक व्यक्ति मासिक आय का 20% बचाता है। 20% बचाता है का मतलब है कि परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लगेगा और काट लें इसे तो ये आ जाएगा 1/5। यानी कि आदमी अगर 5 रुपये कमाता है तो बचाता कितना है? 20%। यानी कि 5 में 1 बचाता होगा, 1 बचा लेगा तो खर्चा कितने का करेगा? 4 का। इसको और अच्छे से लिखें तो इसको 500 बना लेंगे, इसको 400 और ये हो जाएगा आपका 100। अब आगे कहानी देखते हैं। कह रहा है कि यदि महंगाई के कारण उसका खर्चा 20% बढ़ जाए, खर्चा यानी कि 400 पर 20% बढ़ जाए तो 120 हो जाएगा बटे 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो, 12 चौके 48, ये हो गया 480। तो कह रहा है कि वह अब केवल 20 रुपये ही बचा पाता है, यानी कि अब जो बचत होगी वो इसकी सिर्फ 20 रुपये की होगी। तो ये बताओ कि उसकी मासिक आय क्या है? मासिक आय क्या है उसका, मतलब कितने रुपए वो कमाता है। आप खुद सोचिए यहाँ क्या आएगा। जब वो आदमी 480 तो खर्च कर दे और 20 बचा ले तो टोटल कितने रुपए कमाता होगा? वो 500 ही कमाता होगा।
वो आदमी कितने रुपए कमाता होगा? 500 रुपये कमाता होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत आसान आसान से सवाल हैं। कीजिए भाई, से कीजिए। चलिए करते हैं। एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के हैं। एक परीक्षा हुई जिसमें लड़कियां जो हैं वो तो हैं 900 और बॉयज हैं वो है मेरे पास 1100। अब कहानी ये है कि इनमें से 40% लड़कियां और 50% लड़के पास हुए, यानी कि इस 900 का 40% लड़कियां ऐसी हैं जो पास हुई होंगी। तो 900 का 40% कितना होता है भाई? 900 का मतलब गुणा होता है 40%। दोनों जीरो से दोनों जीरो काट देंगे। 4 को जब 9 से गुणा करेंगे 9 चौके 36, यानी कि 360 लड़कियां तो ऐसी हैं जो पास हो गई इनमें से। तो फेल कितनी हुई होंगी इसमें से? यहाँ लिख लेते हैं अपने फेल का। फेल कितनी हुई होंगी? जीरो में से जीरो घटा देंगे। यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा भाई अपना 5, यानी कि 540 लड़कियां ऐसी हैं जो फेल रही होंगी। आगे की बात। अब कह रहा है कि 50% लड़के पास हुए। कितने में से? 1100 में से। इस 1100 में से 50% लड़के हैं वो पास हुए, यानी कि दोनों जीरो से दोनों जीरो ये भी काट दूंगा। 11 पंच 55, यानी कि 550 लड़के ऐसे हैं जो पास हुए होंगे। तो फेल कितने हुए होंगे? 0, 5 और 5, यानी कि 540 और 550 ये लड़कियां फेल हो गई और ये लड़के फेल हो गए। अब वो पूछ क्या रहा है? कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए? तो टोटल विद्यार्थी कितने फेल हुए बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। 540 और प्लस 555, ये इतने विद्यार्थी हैं जो फेल हो गए। तो टोटल कितने फेल हो गए भाई? ये फेल हो गए 1090। 1090 फेल हो गए। कितने में से फेल हो गए? टोटल में से। टोटल कितने थे अपने पास शुरुआत में? 900 तो लड़कियां और 1100 लड़के, टोटल थे 2000। और इनका प्रतिशत निकालें तो गुणा में करेंगे 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगी। एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी। जब यहाँ 109 पर काटें तो 5 और 2 चौके 8 और 0.5, यानी कि 54.5% बच्चे ऐसे निकले, लड़के और लड़कियां, जो नालायक थे, फेल हो गए। ऑप्शन नंबर सी ये आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। तो भाई ये आपके क्वेश्चंस थे। आई होप कि आप सभी को समझ में आए होंगे। आसान आसान से सवाल हैं बहुत ही। ये सवाल आप ज़रूर देखेंगे और इसमें से आर्ट और साइंस के जितने जितने बच्चे होंगे वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। जिसने भी भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 5 सेट आपके हो चुके हैं। मैं और कोशिश करूँगा कि और जल्दी ही आपको और सेट ये दिए जाएं। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।